नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात करेंगे नेपाल के ताजा संकट की, जहां जेनजी युवाओं के भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सितंबर 2025 में शुरू हुए ये प्रदर्शन इतने उग्र हो गए थे कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ा। संसद भवन में आग लगी, कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई, लेकिन मरने वालों की संख्या 70 के ऊपर हो चुकी और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया, जो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री है। कि युवा क्रांति कैसे शुरू और अब क्या नई स्थिति है, जानते हैं। प्रदर्शन मुख्य रूप से काठमांडू में शुरू हुए, जहां जेनजी युवाओं ने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म यानी कि नेपो किड्स कहकर ट्रोल किया गया और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ आवाज उठाई। सरकार ने टिकटॉक समेत कई प्लेटफॉर्म्स बैन किए, जिससे युवा और गुस्से में आ गए। डिस्कॉर्ड जैसे ऐप्स पर हजारों युवाओं ने पोल्स और डिबेट से सुशीला कार्की को चुना। हिंसा में पुलिस के साथ झड़पें हुई, संसद जला दी गई। कुल 51 से 72 तक मौतें दर्ज हो गई है अब। और कार्की ने शांति की अपील की है। मार्च 2026 में चुनाव होंगे। नेपाल का बवाल भारत के सीमावर्ती इलाकों पर भारी पड़ा। उत्तराखंड और गोरखपुर जैसे इलाकों में बॉर्डर ट्रेड ठप्प हो गया। ट्रैकर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ। पेरिशेबल गुड्स सड़ गए। एक्सपोर्टर्स की शिपमेंट रुकी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए, जिनमें भारत का बड़ा निवेश है। अनुमान है कि दैनिक व्यापार में लाखों का नुकसान हुआ और नेपाली डायस्पोरा, जो भारत में 35 लाख से ज्यादा है, वे भी प्रभावित हुए। लेकिन अब नेपाल में जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। कर्फ्यू हट गया, दुकानें खुलने लगी, बाजार चलने लगे और टूरिज्म बोर्ड पर्यटकों को प्रोत्साहित करने में जुट गया है। भारत नेपाल संबंधों पर इस पूरी क्रांति का असर पड़ा। ये तीसरा पड़ोसी देश है जहां उथल पुथल ने भारत की नेबरहुड डिप्लोमेसी को चुनौती दी है। बॉर्डर सिक्योरिटी और ट्रेड पर चिंता बढ़ गई है, लेकिन भारत को नए ऑर्डर से टैक्टफुली डील करनी पड़ेगी। अमेरिका ने ट्रैवल वार्निंग जारी कर दी, नागरिकों को शेल्टर इन प्लेस की सलाह दी। चीन ने स्थिरता की उम्मीद जताई और नई पीएम को बधाई भी दी, लेकिन पृष्ठभूमि में अमेरिका चीन राइवलरी का पूरा संदेह है। जेनजी युवा अब कितने संतुष्ट हैं? वे सुधार की मांग लगातार कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन बॉडी, सुशीला कार्की की एंटी करप्शन इमेज से वे आशान्वित हैं, लेकिन कहते हैं काम खत्म नहीं हुआ। लोकतंत्र की बहाली पर फोकस है, लेकिन कुछ समूह राजशाही मोनार्की रेस्टोरेशन की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि कार्की अंतरिम 6 महीने तक रहेगी और चुनाव कराएंगी। क्या वो बैकडोर से राजशाही लाएंगी? फिलहाल नहीं लगता, क्योंकि युवा लोकतंत्र की रक्षा चाहते हैं। नेपाल का ये संकट युवा शक्ति का बड़ा उदाहरण है, लेकिन स्थिरता जरूरी है। भारत को सतर्क रहना होगा। दुनिया देख रही है। क्या ये नई शुरुआत है या नेपाल के लिए नई चुनौतियां? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं और ये भी बताएं कि क्या नेपाल में लोकतंत्र बहाल रहेगा या फिर बैकडोर से राजशाही एंट्री ले सकती है। मिलते हैं किसी एक और मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।